वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। और लगातार आप लोगों का प्रेम जो है हमको लगातार मिल रहा है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियां जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आपका निर्णय आसान हो सके कि किस आईपीओ में पैसे लगाने हैं, किससे बचना है। और आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं अरुण केजरीवाल जी। आपको बता दें कि अरुण जी लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं और वो एक एक जगह जा करके परख रहे हैं, लेंस लेकर के, और जानने की कोशिश कर रहे हैं किस आईपीओ को अवॉइड किया जाए, किस आईपीओ में निवेश किया जाए। और अब हमारे साथ वो मौजूद है। बहुत डिमांड थी सर आपकी, थैंक यू आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत लोग लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, कहाँ गए अरुण जी, इस हफ्ते आए नहीं हैं। और आईपीओ के अब बाजार जो है जगमगा रहा है। शौर्य के पास चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं। शौर्य बताइए जी। पहले डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ बंद होने वाला है वो KRN हीट एक्सचेंजर, और उसमें सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 136 टाइम्स के आसपास से सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल 81 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 336 टाइम्स, और QIB का कोटा भी 78 टाइम के ऊपर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर नजर डालें तो वो 100% के भी ऊपर चल रहा है। 220 का प्राइस है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 274, यानी इतना ज़्यादा प्रीमियम मिलते हुए नजर आ रहा है। और इसलिए अगर देखें तो एक बार पी पे नजर डाल लेते हैं, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 24.78 का अगर आप FY24 के अर्निंग्स के साथ देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि सबको वैल्यूएशन सस्ता नजर आ रहा है, शायद इसीलिए जो इतना जबरदस्त प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 100% से ज़्यादा KRN हीट एक्सचेंजर में ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कर रही है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करें लिस्टिंग गेन के लिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ करें सब्सक्राइब करें, SBI सिक्योरिटीज़ करें लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, और स्टॉक बॉक्स की तरफ से टिप्पणी आ रही है कि सब्सक्राइब करके चलें। तो ये राय फिलहाल के लिए KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ पर निकल करके आती हुई। सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं। काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स, हर आईपीओ तो पहले दिन जो है सर फुल्ली सब्सक्राइब हो जा रहा है। काफ़ी शानदार टिप्पणियाँ, काफ़ी शानदार कमेंट्स जो है देखने को लोगों के मिल रहे हैं इस तरह के हमारे शोज़ में, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को देख करके दिल खुश हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, इतना सब्सक्रिप्शन की वजह क्या है? छोटी साइज की आईपीओ है, करीब 340 करोड़ की, जो मर्चेंट बैंकर इशू लेकर आया है पोलानी कंसल्टेंट्स, वो प्राय करके एसएमई के आईपीओ लेकर आता था। हाल ही में करीब 6-8 महीने पहले वो एक मेन बोर्ड की इशू लाया था मोती सन्स, बट उसका नाम जो है प्राय करके एसएमई आईपीओ का है। एसएमई के आईपीओ में प्राइस डबल हो जाता है, ये भी एक अक्सर देखा गया है। इसके अंदर में आप सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के तहत देखें तो 53 लाख या 55 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं। मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के रिटेल इन्वेस्टर इससे बहुत ज्यादा मोहित हो गए हैं और अप्लाई किया है। एक चीज मैं इन्वेस्टर को इसमें बता देना चाहता हूं, कंपनी कहती है कि वो एक यूनिक कंपनी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के धंधे में यूज होता है। हीट एक्सचेंजर बनाने वाले कई कंपनियां हैं देश में। फर्क इतना है कि ये हीट एक्सचेंजर बनाकर OEM को दे देता है, जो बाकी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करती है, वो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर या AC बनाकर उसको देते हैं। तो डिलीवरी का जो फॉर्म है वो अलग है। इसके कारण इस कंपनी को जो एक एडवांटेज मिलता है, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो बड़े साइज के मेड टू ऑर्डर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट या सेंट्रली रेफ्रिजरेटेड प्लांट होती है, वो काम भी ये कंपनी करती है। तो फर्क मोटा मोटी डिलीवरी मॉडल का है कि आप किस फॉर्म में प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रीमियम को देखते हुए लिस्टिंग शानदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एप्लीकेशन करने पर आपको शेयर मिलेगा, उसमें जो कहते हैं ना कि खटाई होगी, थोड़ी सी कड़वाई होगी, क्योंकि मिलना तो शेयर 340 करोड़ के लोगों को ही है, और सब्सक्रिप्शन की जो रकम है बहुत ज्यादा हो गई है।
अगर आप इसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको शेयर मिलता है तो अवश्य प्रॉफिट लेकर एक बार निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके जून के नतीजे आएंगे और उसके कुछ दिन बाद सितंबर के नतीजे आएंगे, वो देखकर अप्लाई करना चाहिए। जो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये कंपनी जो पैसा ले रही है वो एक्सपांशन के लिए है। वो एक्सपांशन की फैसिलिटी लगने में कम से कम 9 से 12 महीने का समय लगेगा। ये सब देखते हुए एक बार के लिए लगने पर शेयर प्रॉफिट बुक अवश्य करना चाहिए। जी, तो अरुण सर जैसा आप इसके बना रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में बोल सकते हैं, जो एसी बनाने वाली कंपनी अगर वो जितना इन हाउस प्रोडक्शन करेंगी उतना इसका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर उनका ट्रेंड गया आउटसोर्सिंग की तरफ तो इनको सीधे सीधे नुकसान होता हुआ नजर आएगा। शौर्य, इसको दूसरे तरीके से देखिए कि एसी बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर लिस्टेड एंटिटी के स्पेस में भी कई हैं। उदाहरण के तौर पर आपको नाम दे दूं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन है, आपका एम्बर है, आपकी ई पैक करके कंपनियां हैं। ये सब लिस्टेड स्पेस में एसी बनाती है। इन्हीं कंपनियों में से एक आध कंपनी रेफ्रिजरेटर भी बनाती है। जो कंपनियां एसी बेचती है अपने ब्रांड के नाम से, वो इनसे काम करके बंद करके एसी इन हाउस असेंबल करने लगेंगे और वो पार्ट केआरएन से लेंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्योंकि जो आउटसोर्स कराता है वो चेंज उसके मॉडल को नहीं करेगा। जो दूसरा धंधा इसका है कि जो सेंट्रल एसी के प्लांट्स है, डाइकिन उसमें एक बड़ा प्लेयर है, क्या और कंपनियां उस मॉडल में चली जाएंगी बड़े एसी सेंट्रल एसी का प्लांट बनाने के लिए? उसका मेरे को आज के दिन कोई ग्राउंड रियलिटी या सर्वे की डिटेल नहीं है कि वो मार्केट कितना बढ़ सकता है। लेकिन दोनों तरह के प्लेयर सरवाइव करेंगे बाजार में, ये तय है। और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज का असर आ रहा है शौर्य, कहीं पर बेहद गर्मी, कहीं पर जो बारिश ज्यादा, कहीं पर ठंड ज्यादा, उसमें ये दोनों प्रोडक्ट की बिक्री आने वाले समय में बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल केआरएन हीट एक्सचेंजर पर निकल करके आती हुई। तो सर ये बताइए कि क्या केआरएन हीट एक्सचेंजर लिस्टिंग के दिन बजाज हाउसिंग जैसा रिटर्न दे सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां ऐसी आई है, क्या डबल हो जाएगा ये शेयर? हालांकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, आज के प्रीमियम के हिसाब से ऐसा अवश्य लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 16 तारीख को बजाज के साथ भी और भी 2 कंपनियां लिस्ट हुई थी जिनका प्रीमियम ग्रे मार्केट में काफी कुछ था, लेकिन लिस्टिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हुई थी। और आने वाले 2 दिन के बाद, माफ कीजिए, उसके लिस्टिंग के 2 दिन बाद वो प्रीमियम और साफ हो गया था। उसके बाद वेस्टर्न कैरियर भी ऐसी कंपनी रही जिसका प्रीमियम जो है फिसल गया। तो ऐसा भी होता है कि जो प्रीमियम आपको इशू बंद होने के दिन पर मिलती है, वो लिस्टिंग डे पे कम हो जाती है या काफी हद तक घट जाती है। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई केआरएन पे को लेकर के आपको जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन कर लेकर के अभी फिलहाल निकलने की सलाह है और उस दिन लिस्टिंग के बाद फिर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि आखिर में यहाँ पर होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शौर्य, आप बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, अगली कंपनी है डिफ्यूजन इंजीनियर्स और उसमें भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। दूसरा दिन है और टोटल 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 26 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। और अगर ग्रे मार्केट में नजर डालें तो यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स 158 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना जो है वो बना रही है। ये पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, इसमें ओफेस जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पर भी जो नंबर्स आ रहे हैं निकल करके सामने, वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 90 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जरा लेकर के आइए, देखिए जरा ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर डिफ्यूजन इंजीनियर्स पर। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, लेकिन थोड़ा सा चेतावनी भी दी गई है स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से। स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए अप्लाई कीजिए,
मास्टर कैपिटल सर्विसेज की तरफ से कहा गया है लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें, और आनंद राठी की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी जा रही है। डिफ्यूजन इंजीनियर सर, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार जो है पहले ही दिन देखने को मिले हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी डिफ्यूजन को लेकर के? विपुल जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को एक तरह की चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि ये इशू की साइज 250 करोड़ रुपए से कम है। ये शेयर ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होगा 10 कारोबारी दिन तक। फिलहाल एक कंपनी लिस्ट हुई थी जिसका आज आखिरी दिन है, ये 10 दिन का, वो है टोलिन टायर, और उसका प्रदर्शन सभी के सामने है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डिफ्यूजन की लिस्टिंग टोलिन की तरह होगी, लेकिन ट्रेड टू ट्रेड में आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। आप जो आज चीज बेचते हो उसकी आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, जो आप खरीदते हो उसकी आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये कि इसके अंदर में जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा रहती है, और इसमें आपको पैसे खरीद या बेचने पर पैसे लगाने पड़ते हैं या शेयर देने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसमें HDFC म्यूचुअल फंड में एंकर में निवेश किया है, और वो निवेश किया है डिफेंस फंड से। तो लोगों को ये लग रहा है D फॉर डिफेंस, D फॉर डिफ्यूजन, और इसमें कुछ रुचि ज्यादा बढ़ गई है। डिफेंस का आपको याद होगा, जब मैं आपके साथ आपके रेगुलर शो करता हूं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि डिफेंस, रेलवे, पावर के शेयरों पे सवाल नहीं आता। तो कुछ हद तक ये सेक्टर को बहुत ज्यादा रिटेल निवेशकों ने ओवर रेट कर रखा है, ओवर ओनरशिप भी है। तो ये शेयर में निवेश ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखकर करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि ये जो आज 50%, 55% का प्रीमियम है, ये लिस्टिंग होते होते कहीं पर भी गायब हो जाएगा। कम होना बढ़ना ये समय समय की बात होती है, और डिमांड सप्लाई का होता है। तो कहने का जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन रखिए। अगर शेयर लगते हैं तो जो भी भाव हो देखकर पहले दिन निकल जाइए, फिर रणनीति तय कीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर इस पर निकल करके आती हुई। अब इन दो में से अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे सर आप? सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, सेफ्टी लाइज इन नंबर्स। तो जहां पर नंबर है बड़े, हालांकि 100% कंपेरेबल नहीं है, एक की इश्यू साइज जो है दूसरे से डबल से ज्यादा है, और उसी कंपनी की आज आखिरी दिन है, जबकि दूसरे कंपनी का आज दूसरा दिन है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेरेबल नहीं है, लेकिन दो में से अगर आपको चुनना है तो आपके पास सेफ्टी फैक्टर में KRN ज्यादा बेहतर लगता है डिफ्यूजन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि क्या अलॉटमेंट डिफ्यूजन में बेटर रहेगा, आज के दिन ये लगता है कि डिफ्यूजन में अलॉटमेंट के कुछ चांसेस बेटर हैं बनिस्बत KRN के। जी, चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल के आती है। सर, मनबा पे आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप थे नहीं यहाँ पर, आप व्यस्त कार्यक्रम में थे। लिस्टिंग पे वहाँ पर क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने? क्या वहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? और अगर लिस्टिंग के दिन करना क्या चाहिए मनबा पे? सर, मनबा भी जहाँ तक मुझे याद है, इसकी जो साइज ऑफ इशू है ये 250 करोड़ के नीचे है। ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होगा। लिस्टिंग प्रीमियम की जो बात हो रही है वो काफी अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस है, ये इसका मेन बिजनेस 90 क्या 95% के आसपास टू व्हीलर फाइनेंस ये करता है नए व्हीकल के लिए। 6 स्टेट में फिलहाल इसका प्रेजेंस है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। काफी कंपेटिटिव बिजनेस है, टफ बिजनेस है, और इसके अंदर में जो टिकट साइज होती है वो बहुत छोटी है। हालांकि कंपनी के पास 900 करोड़ का AUM है, बट एवरेज, माफ कीजिए, एवरेज टिकट साइज
करीब 75 से 80,000 रुपए की होती है। तो लिस्टिंग गेन जो मिलता है उससे लेकर एक बार साइड में हो जाइए। ट्रेड टू ट्रेड का शेयर है, वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा। इसके भी वही 2 तिमाही के नतीजे ड्यू हो जाएंगे लिस्टिंग के बाद, तो उन्हें देखकर आगे की रणनीति तय कीजिए। ठीक सर। चलिए, इस बीच जो है स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है और जल्द आ सकता है, नवंबर में शायद आ रहा है। सॉरी, समय नहीं है तो थोड़ा फटाफट जो है जानकारी दे दीजिए। ये स्विगी का आईपीओ के ये बात है, नवंबर में आने वाला है। काफ़ी टाइम से इंतजार था। 10,000 करोड़ का आईपीओ का साइज है, इसमें 6,000 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। बाकी डिटेल जैसे आईपीओ खुलेगा तो आपको आराम से बताते रहेंगे। सर, कोई टिप्पणी है क्या? और साथ ही साथ स्विगी के साथ साथ चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, एसएमई को लेकर के इधर आपने कोई ट्रैक किया हो और आपको अगर कोई अच्छा लग रहा हो एसएमई के क्षेत्र में कोई आईपीओ? विपुल जी, आप नवंबर की बात कर रहे हैं, मैं उसके पहले की आपको एक आईपीओ के बारे में बात करा दूं। बिल्कुल बिल्कुल उसके पहले Hyundai की इशू आ जाएगी। उसकी साइज करीब 23 से 25,000 करोड़ की होगी और मुझे वो उनकी फैक्ट्री देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी सप्ताह में देख के आया हूं। तो स्विगी के पहले गाड़ी में बैठ जाइए Hyundai के आईपीओ में, और उसके बाद ये गाड़ी में घूमते घूमते स्विगी में से कुछ ऑर्डर करके खा लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने पूरा बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। चलते चलते कोई एसएमई आईपीओ भी अच्छा लगा है क्या आपको? सर, एसएमई आईपीओ को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन तो सही। जिस हिसाब से एसएमई आईपीओ ये 30 सितंबर की डेडलाइन को लेकर लिस्ट हो रहे हैं, इससे कुछ राहत अगले सप्ताह से मिलेगी कि आईपीओ का, एसएमई का प्रेशर कुछ न कुछ कम होगा। तो कम आईपीओ होने के कारण थोड़ा देखकर एसएमई आईपीओ पे भी टिप्पणी करने की गुंजाइश हो जाएगी। जी सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और पूरे आईपीओ बाजार को लेकर, खासतौर से इन 3 आईपीओ को लेकर के बड़ा दबाव हमारे ऊपर बना देते हैं हमारे दर्शक कि क्या करें। अरुण जी को लेकर के आइए, उनसे उनकी राय जानना चाहते हैं। तो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला और पूरे हफ्ते आप दौरे पर रहे और आपने हमारे दर्शकों को के लिए बात जानकारी दी कि क्या करना चाहिए इन आईपीओ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते पूरे शो में आप आएंगे, उसके बाद से तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी आपसे लिए जाएंगे। अवश्य, अगले हफ्ते मैं पक्का आऊंगा आपके शो पर, और जो प्यार आपके सभी दर्शक देते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और इस रविवार को हर बार की तरह हम एक और जो है खास चर्चा लेकर के आ रहे हैं। वीकेंड पे भी आप मनी 9 के साथ बने रहिए और हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जी से हम समझेंगे कि इस अक्टूबर सीरीज में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, क्या खरीदें, क्या बेचें, क्या होनी चाहिए रणनीति, और चलेंगे कौन से सेक्टर, पीएसयू शेयर अब चलेंगे या अभी भी नहीं चलेंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होगी। तो संडे का दिन रहिए मनी 9 के साथ। वीकेंड पे कंपनी नामा भी लेकर के आएंगे हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर, तो उसके साथ भी बने रहिए। मनी 9 को छोड़िए मत, लगातार बने रहिए। बाकी जिनके सवाल छूट गए उनसे माफ़ी। सोमवार को फिर मिलेंगे नए खास मेहमान के साथ, आप लोगों के प्रश्नों के साथ, और 1 तारीख को 1 बजे दोपहर मिलते हैं। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।